पहले बता चुका हूं कि इसमें जो है आप सबसे पहले जो अलग अलग डायमेंशन है, जैसे मान लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या कंपोजिशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, इस प्रकार से जो है एक पूरा चार्ट बना लीजिए, समझ रहे? और उसके बाद जो आप देखोगे कि सारी रिएक्शन लगभग बार बार सेम रिपीट ही होती है, वही मेटल नॉन मेटल में रिपीट होती है, वो कहीं पे भी रिपीट हो जाती है। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, यानी कि तीनों चैप्टर को पहले ही लेकर के चलना है, चाहे वो मेटल नॉन मेटल हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो एसिड एंड बेस हो, इन तीनों चैप्टर को पैरेलली तैयार करना है, मतलब एक साथ तैयार करना है। रही बात थ्योरेटिकल वाले की, तो थ्योरेटिकल वाला जो है आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है, अब जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा समझ आएगा। अगर तुम सोच रहे कि केमिकल रिएक्शन से रट के काम चला लोगे, जिंदगी में ना रट पाओगे, गारंटी के साथ तुमको बता दे रहे हो। और जो कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड में हालांकि अभी तक तो जो है कोई कठिन चीज नहीं पूछी है, लेकिन हम मतलब ये नहीं सोचेंगे कि इस बार नहीं पूछेगा, इसलिए जो है ये जब लाइट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है थोड़ा सा उसका हाई लेवल जाकर के कार्बन कंपाउंड को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आईयूपीएससी में अगर किसी प्रकार का चेन रिएक्शन आ जाए तो आप उसको जो है सॉल्व करने के लायक हो पाओ। देखिए, लेकिन उससे पहले हमारा उद्देश्य होगा कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, आज और कल मैं सिर्फ इसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद परसों तुम्हें जो है रामबाण इलाज दूंगा इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। मतलब रामबाण इलाज का मतलब क्या है, मैं सारे आपको क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल टाइप्स बन सकते हैं सबसे सारे जो है बना के लाऊंगा, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं। एनसीईआरटी आपकी खंगा लूंगा, आपकी लक्ष्मीर सिंह खंगा लूंगा, लक्ष्मीर के एग्जाम्पल खंगा लूंगा, साथ ही में बोर्ड परीक्षा के पुराने पैटर्न पे क्या पूछे गए हैं, क्या पूछा जा सकता है, इस प्रकार से जो है सारे बुद्धि लगा लोगों करके काम मेरा चल रहा है उस पर, समझ रहे? हम देख रहे हैं इधर तो उस पर काम चल रहा है आपका, और आपको सारे न्यूमेरिकल जो है आपको परसों मिलेंगे। आज पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, परसों आपको न्यूमेरिकल सारे प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको 34 टाइप के न्यूमेरिकल बताया, उन्हीं 34 टाइप को प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% उसी में से धरा हुआ मिलेगा। और आप कोई भी बुक उठा के देख लो जाकर के, सारे न्यूमेरिकल आपको उन 34 में ही मिलेंगे। मतलब इस प्रकार से मैंने उसको डिजाइन किया है। ऐसे ही आपको लाइट के भी दे दूंगा, यानी कि न्यूमेरिकल की समस्या खत्म। और जब ये लाइट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है, उसका हाई लेवल थोड़ा देख लेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कल मैंने आपको बताया था लाइट का नेचर के बारे में। लाइट के नेचर में मैंने आपको क्या बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है पार्टिकल भी है, लाइट जो है एक वेव भी है, और लाइट एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, क्योंकि इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो है सीधी डायरेक्शन में जो है प्रोपोगेट करती है। लाइट जो है फोटॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक। वैसे जो है कल मैं पढ़ रहा था कि एक चीज और मिली है पूरी दुनिया में जो है जो लगभग सभी जगह पे पाई जाती है, उसका नाम जो फोटॉन के बाद, जैसे फोटॉन तो लगभग हर जगह लाइट मौजूद है, लेकिन फोटॉन के बाद जो है दूसरी जो पार्टिकल जो सबसे ज्यादा दुनिया में मौजूद है उसका नाम है न्यूट्रिनो, समझे? ये लगभग पूरी दुनिया में जो है मौजूद है, और ये जो है चार्ज लेस होता है, लेकिन इसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये नई कल स्टडी में जो है पता चला, वो मैंने आपको बता दिया। फोटॉन के बाद ये दूसरे नंबर का है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे जो एटम होता है उसकी भी लीला अपरंपार, ठीक है, उसको कभी बताएंगे। देखिए लाइट का नेचर आप समझ गए। अब जो है आगे जब बढ़े तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम तो जो है एक बार याद कर लो, धीरे से हम बता चुके आपको कि एक पॉलिश सरफेस लो, ठीक है, एक जो है इंसिडेंट रे आई अगर आप डालोगे, इंसिडेंट रे आई अगर आपने डाली तो वो जो है नॉर्मल से जो एंगल बनता है, एंगल आई, और जो इधर एंगल बनता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो दोनों समान ही होते हैं। यही न्यूटन का जो है कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार जो है यही जो है उनका नियम है। और जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, तीनों ही जो है सरफेस पे जो है एक ही तरह पे होते हैं, ठीक। लेकिन सरफेस क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम हो गया जाकर के। और मैंने इस पे जो है क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बोर्ड में, है ना, कि कहां अप्लाई होता है, तो लगभग सभी जगह अप्लाई होता है जहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है। अगला देखिए, अगला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बता ही चुके अब क्या बार बार बता। अगला देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब जो है प्लेन सरफेस जो ये नीचे वाला सरफेस है एकदम पॉलिश, एकदम सपाट, एकदम स्मूथ हो, तो इसको जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन इससे होगा। और जब यही जो है खुरदुरा हो जाए या फिर जो है कह लीजिए रफ सरफेस हो जाए, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो आड़ा गड़ा तिरछा हो जाएगा, और इसको जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो है जिससे जो है रे निकलती है, ठीक है, और इमेज वो है जहां से रे जो है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, वो इमेज हो जाती है। और फिजिक्स की दुनिया में जो है ऑब्जेक्ट जो है बार बार हर बात में जो है ऑब्जेक्ट लगा ही जाता है कि ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश में देखोगे तो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट उसमें प्रेडिकेट में आप सकते हो, नहीं एक्टिव पैसिव में। आप देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो रियल इमेज वो होती है जहां पे जो है एक्चुअल में देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे हमेशा एक बात याद रखिए कि दो ही रेज निकलती हैं, जैसा कि आपको पता है, और वो दो रे जो है रिफ्लेक्शन के पश्चात जहां पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसी को जो है हम क्या कहते हैं कि वहां पे हमारी इमेज बन गई। अब जब इमेज बनती है तो इमेज दो प्रकार से बनती है, एक तो रियल बनती है, और जब रियल बनेगी तो आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि इमेज हमेशा ज्यादातर केसों में उल्टी ही बनेगी। उल्टी का मतलब इन्वर्टेड बनेगी,
समझ गए। और जब सीधी इमेज बनती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट बोल देते हैं, या फिर जो है हम उसको अपराइट भी बोल देते हैं, ठीक है, दूसरा शब्द इसके लिए ये भी है। तो जो रियल इमेज होती है, मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो है एक्चुअल में, जैसे आप कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर में देख लो, ज्यादातर कॉन्केव मिरर में जो इमेज बन रही है वो सारी कैसी बन रही है, वो सारी रियल और इन्वर्टेड ही बन रही है। सिर्फ एक केस वो होता है, हाँ वही बस केस को अगर छोड़ दिया जाए तो होगा, देखा जाए तो ज्यादातर रियल ही बनती है। रियल का मतलब क्या हुआ, जहां पे जो है लाइनें, मतलब जो रे जो निकली वो जो है रिफ्लेक्शन के पश्चात जहां पे एक्चुअल में मिल जाए, एक्चुअल में मीट कर जाए, तो उसको जो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रियल इमेज। और जहां पे अपीयर यानी कि प्रतीत हो, मिलती हुई, मतलब ऐसा लगे कि मिल रही है, समझे, वो हो सकता है इस जो मिरर है इसके पीछे बन रही है, तो उसको जो हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ये कल मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। और प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो है उतनी दूरी पे बनता है, उल्टी लैटरल इन्वर्जन का इसमें फिनोमेना हो जाता है। और क्या चीजें में दी गई हैं, इमेज फाउंड लैटरली इन्वर्टेड, सही बात है, और ये कल मैंने बता दिया था। प्लेन मिरर के यूज क्या होते हैं, तो ये देखो इसमें लिखा है कि ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम, प्लेन मिरर, और कई जगह ज्वेलरी शॉप में वगैरह में जो है। अच्छा एक चीज ये नहीं समझ आती है कि जैसे मान लो वैसे तो आदमी जैसा भी दिखता हो, लेकिन प्लेन मिरर में मतलब मिरर में जो है थोड़ी ठीक लगता है ना, हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ना, तो ये मतलब एक धोखा है एक प्रकार का अगर माना जाए तो। अगला देखिए, ये देखिए एक सवाल दे रखा है कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो जब भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालना हो तो आप सिंपल सा क्या कीजिए कि जो 90 डिग्री है उससे जो है इसको घटा दें और वो जो है आपको निकल आएगा। अगला देखिए इधर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, यानी कि कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन लाइट का किस प्रकार से होता है। और जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ ही रहे हो तो ये बात स्फेरिकल मिरर की हो रही है। मिरर मतलब दर्पण, मतलब जो है कोई भी मिरर हो तो वो आपको पता ही है कि ऐसा गोल होता है पूरा पूरा। ये जो मिरर होता है ना वो गोल गोल होता है, ठीक है, कैसा होता है, सर्किल में होता है कि सर्किल में होता है कि स्फीयर में होता है, स्फीयर में होता है, गोले का होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे आप जब मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें दो चीजें बताई जाती हैं, एक तो सर्किल पढ़ाया जाता है और एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्फीयर से। स्फीयर अलग होता है, सर्किल अलग होता है। स्फीयर का मतलब गोला, समझे, स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला, और सर्किल का मतलब होता है, सर्किल का मतलब होता है वृत्त। हाँ, दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हो, उसका फार्मूला अलग होता है। अरे सर्किल का जो फार्मूला होता है एरिया का वो होता है शायद पाई आर स्क्वायर, और जो गोले का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हो। जब आप क्लास 12 में जाओगे तो उसमें बताया जाता है कि जो है चार्ज किस प्रकार से जो है उस पर फैलता है, जाकर के रेडियस पे कितना होगा, इस प्रकार से। तो गोला अलग चीज है और ये जो वृत्त है या जिसको सर्किल आप कह रहे हो वो अलग चीज है, ठीक है। आप देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव या कॉन्वेक्स जो है, देखिए ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर। Spherical mirror are two types. First is concave and second is convex. Concave की शक्ल कुछ ऐसी होती है, convex की शक्ल कुछ ऐसी होती है। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये दरअसल एक ही जो स्फेरिकल मिरर है उसके दो टुकड़े हैं। आप इमेजिन थोड़ा सा कल्पना अगर करते हो तो आप देखोगे कि इसको जोड़ दो, दोनों सेम ही तो बन गए जाकर के। और इसमें मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये जो बीचों बीच में इसके से जाए ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एंड जो इसका मिड पॉइंट होता है उसको हम जो है पी या पोल कहते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको पी या पोल कहते हैं। इसका जो जिस जैसे मान लो ये स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर गोल गोल होगा, और गोल गोल होगा तो सीधी सी बात उसका कोई सेंटर होगा, और उसी को हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये कॉन्केव मिरर जिस भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, समझे, उसी को हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी आप बात तो समझिए, मतलब ये क्या है, एक गोले का ही तो हिस्सा है, जिसका हिस्सा है उसी की रेडियस को, उसी की रेडियस जहां से बनती है, जिस सेंटर से बनती है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखो इधर सी बन जाएगा जाकर के, ये सी इधर बन जाएगा जाकर के। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इसका आधा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, या इसको जो है प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। इधर जो है ये फोकस ये भी हो जाती है जाकर के, जो फोकस होती है, जो सी होती है, जो पी होती है। आप पहले बात को समझिए कि पी से लेकर के सी तक की दूरी को, पी से लेकर के सी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये हमारी होगी जाकर के रेडियस। इधर भी पी से लेकर के सी तक की दूरी को रेडियस कहेंगे, सीधी बात, जगह कब से पढ़ाई जाती है बात है। तो अब देखो जब एफ जो है वो पी और सी के आधे मतलब बीच का पॉइंट है,
एफ क्या है, जो फोकस है वो आधे का पॉइंट मतलब जो है बीचों बीच में उपस्थित है। तो इसके इस कारणवश जो है हमारा जो एफ है वो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो सेंटर जो सेंटर यानी कि जो रेडियस है उसका आधा हुआ आधा, तो ये एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है r/2 हो जाता जाकर के, एफ इज इक्वल टू r/2, यानी कि जो रेडियस होती है, ठीक है, जो रेडियस होती है उसी का आधा फोकस होता है। इधर अगर देखा जाए तो सेम बात यहाँ पे भी लग जाती है r/2, ठीक है। फिर जो है अगर देखा जाओ तो बच्चा सर कल आपने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, क्या है की सर जो फोकस होती है, अरे रेडियस हमने बोला अभी, कल आपने सेंटर हो सकता है गलती से निकल के आओ, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि जो रेडियस होती है उसी का आधा होता है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं हमने बोला यही होगा। देखिए आप समझ रहे हो कि ये जो P और C है ना, ये क्या है, ये रेडियस ही तो है, जिसका हिस्सा है उसी का है। P और C के जो बीच की दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। इधर अगर P और C के बीच की दूरी उसको रेडियस कह देंगे। अब जो है कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको समझ लीजिए। हम अब किस पे जंप करने वाले हैं, हम जंप करने वाले हैं, हम पोजीशन अलग अलग रख के देखेंगे और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति वगैरह क्या है। उससे पहले हम जो है इस चीज पे जाएं तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा 4 महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला ये, मान लो ये कॉनकेव है, ठीक है, जो कॉनकेव होता है उसका जो है जो आउटर सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है। अब एक बात बताओ, वो ये है, और इसके जो है कहां पे होगा पॉलिश, इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे पॉलिश होगा, ठीक। अब एक बात बताओ कि यहां पे जैसे मान लो इस पे अगर हम कोई जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के जो है जब कोई लाइन पैरेलल जाती है, ये पहले C बना लो, इधर F बना लो, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, कोई स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए जब कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो F से होकर के जाती है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से जाती है, F से होकर के जाती है। सेम इसका जब उधर तरफ हम ले जाएंगे तो वो जो है F से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, अपीयर होगी, ठीक। दूसरी चीज आप दूसरा ये बेसिक नियम है, अभी मैं कोई कुछ बता नहीं रहा हूं, ये बेसिक नियम अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है फॉर्मेशन इमेज का नहीं कर सकते हो, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हो, इन 4 नियमों के बगैर आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो 4 नियम ये समझ लो। पहले मैंने पहला क्या बताया कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि समानांतर जब भी कोई रे जाएगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के पश्चात किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अब यहाँ पे एक बात को समझो, पहले यहाँ पे हमें ये बताओ ये कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज कहाँ पे हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, सीधी सी बात। अगर कोई मतलब क्या बताया जाए, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये जो है अंदर की ओर आ रही है, कहीं फैल रही है क्या, नहीं फैल रही। इधर अगर हम कर देते तो इधर जरूर ऐसा हो जाता, ये देखो F अगर मान लो है, ये मान लो C है, तो इधर अगर देख लो तो इधर जरूर जो है ये देखो डाइवर्ज हो रही है, समझ रहे। मान लो अगर इसे तुमसे MCQ एक नंबर का पूछ दे कि भैया बताओ कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है या डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, तो बात है नहीं, बात वही घर जैसी है, समझ रहे हो, यही बात है और कुछ नहीं है। तो ये समझ गए। मान लो इसे बाई चांस पूछा दे। अब देखिए हाँ, अब देखिए दूसरा, ये पहला रूल समझ गए, दूसरा रूल क्या है, दूसरा जस्ट इसका उल्टा ही रूल है। क्या, जब भी कोई रे फोकस से होकर जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी, ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, थर्ड रूल देख लो। थर्ड रूल ये है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर से होकर के जाएगी तो उल्टी उसी डायरेक्शन में, समझ रहे हो, वहीं से वापस चली जाएगी, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आई। अगला देख लीजिए, ये 3 रूल बता चुके, ठीक है, ये बेसिक रूल है, अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं, मतलब ये बेसिक रूल है, नियम, ठीक है। चौथा रूल क्या है, फोर्थ रूल ये कहता है, ये P जो है ना, P जिसको हम पोल कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं हिंदी में, तो इस पे जब भी कोई रे पड़ेगी आकर के, इस पे जब भी कोई भी रे पड़ेगी आकर के P पे, तो ये जो P है ये एक नॉर्मल वर्क करेगा, समझ रहे हो। जैसे प्लेन जो सरफेस प्लेन मिरर जब हमने पढ़ाए थे तब हमने क्या बोला था कि ये जो है जो नॉर्मल है, समझ रहे हो, ये नॉर्मल पढ़ाया था तब, तो इसी पे जब पड़ेगी आकर के तो उतने ही मतलब उतने ही एंगल पे जितने पे आई है उतने पे वापस चली जाएगी। बात समझ आई? यस सर। यानी कि एज ए प्लेन मिरर ये काम करने लगता है, समझ रहे हो, लेकिन होता नहीं है। अगला समझिए, अब देखो ये मोटी मोटी बातें, 4 नियम समझ आ गए। अब जो है इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे।
रूल्स हो गए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 4। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। आप जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज को देखेंगे कॉन्केव मिरर के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स of images by a concave mirror। देखिए इसमें जो है पहला केस है पहला जो केस है वो देखिए, ये फर्स्ट केस है। और जब हम कॉन्केव ले रहे हैं तो इसके आउटर सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी है, ये सिल्वर या एनीथिंग कैन बी रोज कोई कुछ भी हो सकता है। अब जो है इसके बीचों बीच में जो है प्रिंसिपल एक्सिस को सबसे पहले डाल देते हैं, तत्पश्चात इसमें P डिनोट कर देते हैं, उसके बाद इसमें जो है F डिनोट कर देते हैं, उसके बाद इसमें C डिनोट कर देते हैं। आप देखते हैं पहला केस है क्या। तो पहला केस है कि हम जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो प्लेस करने जा रहे हैं वो हम P और F के बीचों बीच में रख रहे हैं। P और F के बीचों बीच में रख रहे हैं। तो देखिए P और F के बीचों बीच में रख रहे हैं, तो ये देखिए P है, ये F है, इसके बीचों बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऑब्जेक्ट सीधी बात बड़ा होगा, एक जो दो रेस से निकलेंगी, है ना, दो ही रे तो इससे निकलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दो रे आखिर निकल के जाएंगी कहां पे, दो रे जो है आखिर निकल करके जाएंगी कहां पे। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले जो पहली एक रे निकलेगी वो रे जो है इस ओर बढ़ेगी, ठीक है। अब ये जब इस ओर देखो, ज्यादातर जो है ये नियम जो पांच में पढ़ा चुके वही यहाँ पे काम आने वाले हैं, उनके बगैर तुम सवाल हिला ही नहीं पाओगे। फिर देखिए जब ये वाली रे इधर आई, अब सवाल ये है कि इसकी कहां पे जो है, देखिए कहां पे जा रही है, एक तो सी से जाएगी, एक तो एफ से होकर के जाएगी, एक सी से जाएगी, एक एफ से होकर के जाएगी। तो जो सी से होकर के जाएगी इसको मिला दीजिए, सी से मिला दीजिए, सी को जो है इससे मिला दीजिए। और जब सी को इससे मिला दोगे तो ये देखिए इस प्रकार मिले, ठीक। अब एक इसको एफ से मिलाइए। एफ का नियम क्या मैंने बताया, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई भी रे जाती है तब वो एफ से होकर के जाती है। और ये पैरेलली जा रही है, ये पैरेलली जा रही है, तो ये कहां से होकर जाएगी, सीधी बात एफ से होकर के जाएगी, एफ से होकर के ये चली गई, चली गई। अब जब एफ से होकर के गई है तो यहां पे एक बात को समझिए, क्या क्या ये जो है ना, ये जो है ये क्या जो है, ये जो रे है दोनों, या क्या दोनों आपस में समानांतर है, समान है, ये पैरेलल नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, समझ रहे हो, ये पैरेलल नहीं है। और जब पैरेलल नहीं है तो क्या ये कहीं पे मिलेंगे जाकर के, अच्छा पैरेलल होती तो क्या मिल जाते हैं कहीं पे, ये है। देखो इसमें थोड़ी सी लगाओ मैथ, क्या जब आप आगे वाली क्लासों में जाओगे, अगली वर्ग की क्लास 11th में, तो उसमें जो है पैराबोला और एक्लिप्स ऐसे करके कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो रे होती है ना, जब भी कोई दो पैरेलल रे हो तो उनको तुम इनफाइनाइट पे लेकर चले जाओ तो इनफाइनाइट तक चलती चली जाएंगी, कहीं पे मिलना नहीं होगा। लेकिन जब कोई दो रे हो और वो इस प्रकार से हो जाए तो भी वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन वो कुछ इतनी है, समझ रहे हो, तो ये आगे चल के जरूर, चाहे भले दूर पे मिले जाकर के, मिलेंगे जरूर, समझ रहे हो बात को। यानी कि जब जो है पैरेलली होती हैं तब तो जो है वो मिलने के कोई चांस नहीं होते, तो वो इनफाइनाइट पे चली जाती है। मैं फिर कह चुका हूं, इनफाइनाइट नहीं होता, अनंत नहीं होता, समझ रहे हो। मतलब हर व्यक्ति के लिए ये वैरी करता है, समझे, जैसे लिमिट लगा देता है, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता, समझ रहे हो। मतलब मैं आपको क्या इसके लिए एग्जांपल दे चुका हूं कि चींटी के लिए चींटी, समझ रहे हो, मतलब ऐसे बताया ना कभी कभी। और एक होता है नॉट डिफाइंड, समझे, जैसे आप उसमें tan थीटा ऐसे कुछ पढ़े होगे, उसमें ऐसे कोई कहता है इनफाइनाइट, कोई कहता है नॉट डिफाइंड, ऐसे पढ़े होगे। हाँ, तो देखो ये जो है आप बात को क्या समझे कि जो ये पैरेलली गई थी तो एफ से होकर चली गई, ये चली गई, भैया इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी, तो इमेज जो बनेगी जाकर के वो पीछे बनेगी जाकर के, जहां भी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगी जाकर के। तो देखो वही बात आ गई, ये देखो भले दूरी पे मिले लेकिन बेचारे मिले तो, समझे। ये होता है अगर जो है पैरेलल नहीं है तो मिलेंगे जरूर 100%। अब ये देखिए कहां पे इमेज बन गई, ये हमारी इमेज बन गई। और ये इमेज जो हमारी बनी है, अब आप बताइए, गेस कीजिए कि ये जो इमेज थी इससे बहुत बड़ी बनी है, समझ रहे हो। तो इसकी प्रकृति क्या है, यानी कि जब मतलब इनलार्ज हो गई, हाँ इनलार्ज हो गई। देखिए ये जो है, जो हमने P एंड F के बीच में जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रखा, तो हमारी जो इमेज बनी जाकर के वो बनी जाकर के बिहाइंड द मिरर। पहली बात ये हमारी बिहाइंड द मिरर बन गई। अब आप बताओ ये क्या बातें में मिल रही है, अपीयर हो रही मिलती हुई, तो ये जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनी जाकर के, वर्चुअल एंड
इजेक्ट। हम तुम्हें लॉजिक बहुत सीधा सा बता चुके हैं, जब भी रियल आए तो इन्वर्ट कर देना, ऐसे मार देना मुंह बंद करके, और जब वर्चुअल आए तो डायरेक्ट कर देना। दूसरा चीज है ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो है जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ये कोई भी वस्तु है उससे जो है बड़ी ही बनी है। तो ये जो है आपकी आ जाती है इमेज की पोजीशन, ये इमेज की पोजीशन आ गई, और ये जो है आपका नेचर आ गया। ठीक है, ये पूछा जाता है सवालों में कि इसका नेचर क्या होगा। और जब तक जो डायग्राम आपने बनाई थी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है आपसे इससे नहीं पूछेगा, आपसे पता क्या पूछेगा कि मान लो जो है ऐसे कहते कि बिहाइंड द मिरर बताओ किसमें बनता है, या मान लो कोई इमेज बहुत बड़ा बन गया है पीछे की ओर बना है तो बताओ कौन सी पोजीशन या केस, कुछ गायब कर देगा, समझ रहे, सीधे नहीं पूछेगा। हो सकता है कोई केस बना देगा, बच्चा को उसमें लिया है, या कुछ उससे कह दे कि उसको ऐसा ऐसा दिख रहा है तो तुम बताओ। हम इसलिए कह रहे हैं पूछने का तरीका सीधा नहीं रहेगा। मतलब ये तो याद कर सकते हैं बिहाइंड द मिरर, ये सर ये तो सर याद तो मेरे हिसाब से तो जो है याद करने से बेहतर है कि आप जो है सिंपल सा इसको अपनी आत्मा में उतार लो, वो ज्यादा बेहतर है। रटने वाले जल्दी भूल जाओगे। ऐसे जो है डायग्राम, अब जैसे तुमसे कोई कहते पी और एफ के बीच में, तो तुम खुद से बनाना सीखो, डायग्राम के साथ बनाना सीखो, वहीं एग्जाम में बैठे बैठे बना लो, समझ रहे हो। रटने पे फोकस मत करो। अगर तुम पढ़ के जाओगे ऐसे पी और एफ के बीच में कहां बनती, हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं तो तुम न्यूमेरिकल ना लगा पाओगे, नहीं लगेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि तुम रट के गए हो, और रट के वाली चीज नहीं। ऐसे तुम्हें डायग्राम बनाना इसका बड़ी चीज थोड़ी ना है, समझ रहे। एक दो बार इसे उठाओ पेन, इमेजिन करो 6 की 6 सिचुएशन क्रिएट करो, कॉनकेव में कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स में कैसे बनेगा, ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करो, धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा करके। और इसमें लॉजिक होता है, पैटर्न बनता है, अब मानो चाहे ना मानो पैटर्न बनता है, समझ रहे हो, और उस पैटर्न को ढूंढो, समझ रहे। और इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग जैसे इसमें देखो बताया गया है कि जो है दांत जैसे देख रहा है कोई, ठीक है, फिलहाल उपयोग जो है आप लोग देख लीजिएगा। आप देखिए दूसरा सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन है व्हेन द, अभी मैं आपको लॉजिक में बताऊंगा क्या किस लॉजिक से आप लगाओगे तो सवाल हिसाब का लग जाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जब जो है ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया जाता है, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया, इसे याद कर लिए, जब फोकस होगा तो फिर इंफिनिटी पे बनेगा। हां उसी का उल्टा भी एक होता है, हां सर, फिर उसके बाद जो इंफिनिटी पे बनेगा वो फोकस पे जाएगा। हां ये सही आइडिया है, कोई इसमें कठिन होता नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक मैकेनिक है, पैटर्न तो बन ही जाता है। अब देखो फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब जब हमने फोकस पे रखा तो फिर देखो सिर्फ रामलीला को स्टार्ट करो पुरानी वाली, एक तो कर दिया तो फिर वही पुराना लॉजिक उठा लो। पुराना लॉजिक कहता क्या है कि भैया एक तो सी से लेकर जाओ, ले आए, फिर एक लॉजिक और क्या कहता है कि एक तो जो है इसके पैरेलल लेकर जाओ तो वो जो इधर जाएगा, आपकी बार मिल गया। पिछली बार इसीलिए नहीं मिल रहा था, तभी देखो हमने नहीं, तुमने देखा होता जानबूझ के हमने इधर खींचा था, उसको चुकाया था, ये गलती थी, जानबूझ के नहीं करना चाहिए, वो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे अगर पास सही होगी। तो ये जो है ऑब्जेक्ट था और ये जो है हमारी इमेज बनी जाकर के, ये हमारी इमेज बनी। यानी कि जब आपका एफ और सी के बीच में होता है, एफ और सी के बीच में आपका जब होता है ऑब्जेक्ट, तब ये जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बियॉन्ड सी बनता है। और हम सही होते टाइम ये भी बोल रहे थे, जब बियॉन्ड बोल रहे थे तो हमारा कहने का मतलब यही था कि इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन फिर हम बोल भी दिए तो बियॉन्ड द सी बनेगा। इसका मतलब बियॉन्ड का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी अनंत पे, समझ रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होता है। और दरअसल कंफ्यूज कैसे हो गए, बुक दरअसल इधर खुली रखी थी, हमने ज्यादा डाल नहीं रहे थे, बियॉन्ड सी हो जाएगा जाकर के, ये नहीं बना, हम इसी को देख रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे किधर चल रहा है। जब हमने पूछा कि तीसरा कैसे चल रहा है तब हमने याद आया कि हां बिल्कुल बियॉन्ड सी बन जाएगा जाकर के। उसके बाद जो है ये रियल बनेगा। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि ये दरअसल कॉनकेव में रियल और इनवर्टेड ज्यादा, 5 केस वही है, एक से याद रखो वो वाला। दूसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात तुम समझ रहे हो, कुछ बुद्धि लगाओ, बुद्धि पता क्या लगानी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आप अपने पास समझो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हम पढ़ाना ये चाह रहे हैं जब अबे बेटा तुम एफ पे बैठे हुए थे तो तुम हाईली इनलार्ज बना रहे थे, और जैसे जैसे जो है इधर की ओर बढ़ने लगे हैं तब क्या आप देख रहे हो डिक्लाइन होने लगा। तो ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हाईली, यहाँ पे मैग्नीफाइड, मतलब ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे बढ़ेंगे तो बिल्कुल समान हो जाएगा, सी पे जो है सी पे बिल्कुल समान हो जाएगा जाकर के, और जैसे और इधर बढ़ेंगे तो हो सकता है और छोटा हो जाए। ठीक, और आगे बढ़ो। एफ एंड सी का मतलब समझ गए, एफ एंड सी के बीच में। अगला देखिए चौथा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ है P F C when the object is placed at the center of curvature of a concave mirror, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को जो है C पे रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को हम C पे रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमने कहां पे प्लेस कर दिया, आपने मान लो ऑब्जेक्ट ये C पे प्लेस कर दिया, और C पे प्लेस करने का एक तरीका देख रहे हो, जब देखो उसके पास अकल तो आई नहीं,
कि आप बेटा सी से कैसे ले जाएंगे, तो देखो मैंने एक नया नुस्खा निकाल लिया कि ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ कर दे, ऊपर भी अभी तक ये नहीं हुआ था कभी, क्योंकि उसको इमेज बनानी है। अब इमेज देखो कैसे बनेगी जाकर के, तो इसने क्या किया, सिंपल सा जो है ये पैरेलल इधर गई, यूं गई, और एक जो है एक तो ये पैरेलल जाकर के इधर गई, और उसके बाद जो है एक इधर से गई। इसका कितना अजीब है, मतलब इसमें सेंटर का प्रयोग हुआ ही नहीं है। मान लो इसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा एक डायग्राम बताइए जिसमें सेंटर की जो रूल होता है वो फॉलो नहीं हुआ है, वो इस क्वेश्चन में नहीं फॉलो हुआ। इसमें आप देखिए सेंटर का नियम की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एकमात्र ऐसी सिचुएशन है जिसमें नहीं जरूरत पड़ रही है। अब बच्चा सोचेगा ऐसा किसे कब कौन सा, अब तुमने अगर ये नई पैटर्न समझा, आप देखिए ना इसमें दोनों जो इसमें ड्रा की है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वाली जो वो होती है प्रॉपर्टी उसी से ड्रा की है। इसमें सेंटर का कोई रोल एंड योगदान नहीं, समझ रहे? यानी कि जो है आपका जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप खड़े होते हो, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट को आप जब प्लेस करते हो, तो ये जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज जो है बन जाती है, यानी कि सी पे ही बन जाएगी इमेज। उसके बाद जो है आप सिंपल सा देख लीजिए, यहाँ पे थे और बनी कहाँ, यहाँ पे उल्टी बन गई, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। देखो कितने दोनों अच्छे शब्द हैं, दोनों को याद कर लो, रियल इन्वर्टेड। और फिर सेम साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बराबर की ही साइज है, समझ गए? यानी कि यहां से जो है ऑब्जेक्ट की साइज सेम साइज है ऑब्जेक्ट और इमेज की, यानी कि दोनों जो है लगभग समान ही है। अगला जो है 5वां नंबर देख लीजिए। अब जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा था, तो बताइए उसकी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। और सीधी सी बात, आपको ये प्रॉपर्टी याद आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये चौथी वाली प्रॉपर्टी कि भैया सेंटर पे जब खड़े किए हो तो इमेज भी वहीं पे बनेगी जाकर के, उतनी दूरी पे बनेगी जाकर के, रियल इन्वर्टेड नहीं जाकर के, नेचर आपने तुरंत बता दिया अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है। 5वां, when the object is placed beyond the center of curvature of the concave mirror, इसको हल्के बनाने को चैप्टर बोले हम बहुत कायदे बता रहे, इसीलिए हम ऐसे नहीं ले लेना है इसको, क्योंकि ये जो है चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे नंबर यहां से मिल जाएंगे। When the object is placed at the center of curvature and the, और किसके बीच में कह रहा है, center of curvature of the concave mirror, यानी कि beyond कह रहा है। beyond अगर c के अगर आप रखोगे, beyond c का मतलब हो जाता है infinite और c के बीच में, मतलब infinite और c के बीच में कहीं भी प्लेस हो सकता है, लेकिन infinite पे नहीं, ये पॉइंट टू बी नोटेड। f c ये हो गया f c। अब जो है यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट ये हमने प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट हमारा हो चुका है प्लेस। पहली तो रे निकलेगी वो सेंटर से जाकर जाएगी और सेंटर से वापस आ जाएगी। दूसरी जो निकलेगी जाकर के वो जो है ऐसे x से होकर के जाए पैरेलली जाएगी और f से जो है होकर के ये जाएगी, क्योंकि जो है कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाती है तो f से होकर के जाती है और ये दोनों आपस में टकराएंगे जाकर के यहाँ पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, यानी कि ये इमेज कहां पे बनी जाकर के, f एंड c के बीच में बनी जाकर के। ऐसी प्रॉपर्टी एक और पढ़ चुके हो, f एंड c के बीच में, तब जो है ये इसका उल्टा था, यानी कि देखा जाए तो कुछ है नहीं कटे सर, दोनों सबके सेम है, वही तो सेम ही सेम है, उसमें दरअसल इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन एक जो लॉजिक हम आपको बताना चाह रहे हैं जिससे आप किसी भी सवाल को उड़ा सकते हो, वो लॉजिक हमको हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम बताना ये चाह रहे हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो जब इधर थे हम, जब यहाँ थे तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े बन रहे थे, अब जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की जो क्या कहा जाता है, जो हाइट है या जो है मतलब मैग्निफिकेशन है वो कम होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है, समझ रहे हो? यानी कि ये आपको एक चीज समझ आई इतना सब नोटंकी करने के बाद, यानी कि अब आप सीधे से शक्ल देख के बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। मैंने आपको क्या लॉजिक बता दिया, जितना आप इधर बढ़ते चले जाओगे उतना ही जो है उसका ऑब्जेक्ट जो इमेज की साइज है वो छोटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ हम और वर्ड का प्रयोग कर दे जाकर के, मतलब ये बात को स्टार करके बड़ी बड़ी लिख लेना कि इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, हमने बताई ये लॉजिक आपको मैंने बता दिया कि कॉन्केव में भैया जब तुम इधर होगे तो बड़ा बड़ा सब दिखेगा, जैसे जैसे इधर जाते जाओगे तो सेंटर पे आए तो बराबर हो गया, और सेंटर के इधर चले गए तो सब चीजें जो है छोटी होती चली जा रही हैं। ये लॉजिक आपको समझ आया, पैटर्न आपको समझ आया। अब बताओ कौन सी में बड़ी समस्या रहेगी, रियल इन्वर्टेड तो पढ़ा चुके, एक वो बता चुके वर्चुअल और जो है इरेक्ट वाली, और ये जो है लॉजिक बता ही दिया मैग्नीफायर और कितना क्या नहीं है, वैसे तो करते घूमते। ये आपको पैटर्न समझ आया कि जितना जो है इधर जाते जाओगे वैसे छोटा होता चला जाएगा, सेंटर पे आओगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, सेंटर के पार जाओगे तो और छोटा होता चला जाएगा। जैसे इसमें आप देख लीजिएगा जाकर के, देखिए क्या होगा कि बियॉन्ड सी, यानी कि जो है जब आपने बियॉन्ड सी बनाया तो ये जो है कहां पे बन गई, f और c के बीच में बन गई। कैसी बनी? तो भैया रियल बनी है, और अगर देखा जाए तो इसकी उल्टी है, यानी कि इन्वर्टेड हो गई, इन्वर्टेड हो गई। अब देखा जाए तो आप शक्ल देखिए पहले दोनों की, ये बड़ी आपको दिख रही है, ये छोटी आपको दिख रही है, और छोटी से बहुत ज्यादा छोटी हो गई, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए मामला पलट चुका है पूरा। देखो सेंटर में, देखो बात को समझ रहे, हम तुम्हें लॉजिकली समझा रहे हैं।
यहाँ पे जब तक थे बड़ी बड़ी बना रहे थे, बड़ी बड़ी बना रहे थे, बड़ी बड़ी बना रहे थे, बड़ी बड़ी सेंटर पे आए, सेंटर पे आए, छोटी नहीं हुई, सेंटर पे आए, बराबर हो गए। और जैसे अब इधर आए तो ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। यानी कि अब जो है बराबरी का मामला नहीं रहा, अब ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, इमेज छोटी हो रही है। ये चीज आपको समझ आई कि यहाँ पे जब तक थे तब तक ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी थी, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बराबर हो गए, और जैसे इधर आए तो ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी हो गई। ये चीज आपको, ये पैटर्न आपको जो है जरूर लिखना चाहिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपकी कई सारी समस्याओं का हल हो जाएगा एक ही बार में। अगला देखिए, ये बात समझ आए। अब छठा नंबर, छठा जो है देख लीजिए, सिक्स नंबर है, when the object is placed at infinite, यानी कि जब जो है at infinite, यानी कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है तब इमेज जो है कहां बनती है? F बना लीजिए, P बना लीजिए, C बना लीजिए, और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। और जब ऑब्जेक्ट को जो है आप लाओगे यहाँ से, तो इसमें देखिए थोड़ा फोकस पे बनेगा जगह, थोड़ा सा इसमें एक चीज और इसमें याद रखने वाली है, वो यहाँ पे याद रखने वाली ये है, वो ये है कि यहाँ पे दरअसल ये पहला ऐसा केस है जहां पे ना तो फोकस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? वो वाली जो हमने बताया, पी पे आएगी तो वैसे चली जाएगी दूसरे एंगल पे। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन तो आते बोर्ड ने नहीं पूछा, हम अभी तुम्हें क्या बताया कि सिर्फ एफ वाली प्रॉपर्टी किस सिचुएशन में लगती है, तो सी वाले में बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में। और जिसमें एफ और सी दोनों ही प्रॉपर्टी ना लगे, वो केस कौन सा है? वो केस ये है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती, ना एफ और सी वाली लगती है, ना ये वो मतलब लगती ही नहीं है, इसमें तो कोई वाली। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपको ना तो एफ वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, ना ही सी वाली यूज होती है। यानी कि दो पैरेलल ले आती हैं, दोनों पैरेलल ले आती हैं, और वो दोनों पैरेलल ले जो है आकर के कहां से चली जाती हैं? जाकर के ये एक्स से होकर चली जाती है। जैसे एक पैरेलल ले, ये देखो इनफाइनाइट पे है तो सीधी बात, इनफाइनाइट पे है तो ऐसे आएगी, एक तो ये गई, दूसरी जो है पी पे आई, और जब P पे आई तो ये भी जो है सिंपली उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही बराबर है, I बराबर R हो गया। यानी कि दोनों कहां पे मीट हो गए? ये दोनों मीट हो गए जाकर के F पे। यानी कि आपको क्या पता चला कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो फोकस पे बनेगी, तय है, ठीक। और ये रियल बनेगी, सही बात है, इनवर्ट बनेगी, उल्टी बनेगी, इनवर्ट बनेगी। अब एक चीज को समझिए, अभी भैया हाईली डिमिनिश्ड नहीं हुआ था, मतलब जो है डिमिनिश्ड हुआ था सिर्फ मामला। अब थोड़ा सा और पीछे तुम चले जाओ तो वहां पे अनंत में जाकर के खड़े हुए जाकर के, और तो तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी? ऐसे इमेजिन आप करो कि जब आप अनंत में चले गए तो तुम्हारी इमेज बहुत छोटी बनेगी, तुम खुद छोटे हो जाओगे, जब दूर पे चले जाओगे तो तुम्हारी इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड, हाँ हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। यानी कि आपको कुल मिला के अंतिम सार जो है आपको ये समझ आया, खेल हो गया आपका खत्म। और यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर आप पढ़ लीजिएगा, कल जो है कॉन्वेक्स पढ़ाएंगे, और कॉन्वेक्स की पोजीशन पढ़ाएंगे, शायद दो ही हैं, उनको पढ़ा देंगे, साइन कर्वेचर पढ़ा देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन नहीं, वो तो क्लस्टर। तो ये जो है कुल मिलाकर के जो है हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अंतिम सार आप ये समझ लीजिए, जो अब जो है मूल बातें आपको समझ आई कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, उससे आपको कुछ बातें समझ आई। पहली बात कि 5 केस आपने ऐसे देखे जिसमें रियल और इन्वर्ट ही मामला था। फिर आपने दूसरा लॉजिक, जो सबसे कीमती लॉजिक, आपने ये सीख लिया कि जितना आप पास थे, जितना आप पास थे उतना ही जो है आप बड़े थे, और जैसे जैसे आप दूर चले गए वैसे ही आपका जो इमेज बनने का है वो छोटा होता चला गया। अब इसको आप ऐसे अपने लॉजिक में बैठा लो कि जब आप पास हो गए तो तुम बड़े थे, दूर चले गए तो दिखना बंद हो गए, तो छोटे होते चले गए, ऐसे लॉजिक समझ लो। ये तो कॉनकेव की मेन बात हो गई। रियल और इन्वर्ट 5 केस में बने, एक केस में वर्चुअल इनडायरेक्ट बना जाकर के, और वर्चुअल इनडायरेक्ट जब बना तो वो पीछे बनता हुआ प्रतीत हुआ, अपीयर हुआ, ना कि रियल में मिला। तो यही पूरा मामला था, खेल खत्म।